अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियां रिकॉर्ड करते हुए मैं हूं जून। आज हमारे पास है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बैरिक गोल्ड कारपोरेशन रेकोडिक कापर और सोने की कानकुनी के मंसूबे में $10 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। अब माशाल्लाह अब तो और भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसके बाद हमने तो वहाँ पर भी हो जाता है, बड़ा सख्त जान होता है कि इसको गर्मी सर्दी का इतना असर नहीं है। 2020 में पाकिस्तान ने 2,52,000 टन चाय दरामद की, जो कि कुल आलमी दरामद का 11.4% बनता है। आइए इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जायजे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार से पता चलता है कि रवा माली साल के दौरान अब तक तकरीबन $1.5 बिलियन के सरमाए की मुजमुई मुंतकिली में से सिर्फ मार्च के महीने में $400 मिलियन मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बांड सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। अगले 10 दिनों में ये मुंतकिली तकरीबन 150% तक पहुंच जाएगी। इस वक्त ज्यादा पैदावार के बावजूद बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी की मुंतकिली पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बांड से है, जबकि ट्रेजरी बिल में इस महीने की आमदन सिफर रही, जबकि इखराज $100 मिलियन से ज्यादा हो गया है, जो मुल्की बांड्स में तेजी से कम होती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी को जाहिर करता है। 24 मार्च को पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बांड्स और ट्रेजरी बिल से एक दिन में सरमाए की मुंतकिली बेतरतीब $50 मिलियन और $34.8 मिलियन थी। रवा माली साल के दौरान इक्विटी BIB और ट्रेजरी बिल से मुजमुई खालिस बहाव अब तक $900 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बैरिक गोल्ड कारपोरेशन रेकोडिक कापर और सोने की कानकुनी के मंसूबे में $10 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। नए मुआहदे के तहत इस मंसूबे में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% होगा। सूबे की जानिब से बगैर किसी सरमायाकारी के रॉयल्टी टैक्स समेत दीगर माली फायदे भी मुआहदे का हिस्सा थे। रेकोडिक प्रोजेक्ट के तहत 100 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा 100 सालों के लिए बैरिक गोल्ड को दिया गया था, जबकि हुकूमत दीगर इलाकों के लिए दीगर कंपनियों से रुजू करने के लिए आजाद होगी। पिछली तहकीक से पता चलता है कि रेकोडिक प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े खाम तांबे और सोने के ज़खायर की खुदाइयां करता रहा है, जिसमें निस्फ सदी से जायद अरसे के दौरान तकरीबन 2 लाख टन तांबे और 2,50,000 औंस सोने की सालाना पैदावार होती है। अढ़ाई साल से ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद खुंजराब के मुकाम पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम जमीनी सरहदी गुजरगाह 1 अप्रैल से तजारती सरगर्मियों के लिए दोबारा खोल दी जाएगी। खुंजराब पास को नवंबर 2019 में दोनों ममालिक के दरमियान कोरोना वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए बंद कर दिया गया था। ये पास 2020 और 2021 में सिर्फ 3 बार चीन में फंसे हुए सामान से लदे कंटेनर्स को सहूलत से गुजारने के लिए आर्जी तौर पर खोला गया था। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले प्रोटोकॉल मुआहदे के तहत अप्रैल से नवंबर तक खुंजराब के रास्ते तजारती और सफरी सरगर्मियां होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान को CPEC का गेटवे समझा जाता है और मुकामी लोगों का कहना है कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए खुंजराब पास के जरिए बाकायदा तिजारत को खोलना जरूरी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के चेयरमैन तौसीफ H फारूकी ने कहा कि नेपरा ने मुल्क भर में शमसी तवानाई के मंसूबों के आगाज, तकमील और फिरोग की इजाजत दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए एक नीलामी के जरिए ऐसा किया। मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड AEDB के चेयरमैन शाहजहां मिर्जा ने कहा कि साफ और सब्ज तवानाई के अहदाफ को पूरा करने के लिए हवा और बिजली के नए मंसूबों के लिए मुसाबकती बोली के अमल को शुरू करने के मंसूबे तैयार हैं, जैसे कि इंडक्टिव सलाहियत IGCEP 2021-2030 के तोसीही के मंसूबे में दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक अगरचे कर्ज का हुसूल बिला तात्तुल जारी है,
ताहम पाकिस्तान की मईशत अभी तक नाजुक मरहले में है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल में सरमायाकारी का हिस्सा GDP का सिर्फ 15.2% रहा, जो कि जनूबी एशिया में औसत सतह का तकरीबन निस्फ है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मईशत के लिए इतनी कम शरह सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के अदम एतमाद की अक्कासी करती है और ये मुस्तकबिल की तरक्की को भी महदूद करती है। पाकिस्तान का फाइनेंस सेक्टर बुनियादी तौर पर बैंकारी पर मबनी निज़ाम है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मतनू मालियाती शोबा मालियाती अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के काबिल न होने की वजह से खतरात से दो चार है। मौजूदा शुगर क्रशिंग सीजन में महसूलात की वसूली में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 33% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह चीनी की पैदावार के जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को मुतारफ कराना है। डिजिटल निज़ाम मुतारफ कराने के अलावा चीनी की पैदावार ने भी मौजूदा सीजन में मुतासरकुन तरक्की की है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ट्वीट किया कि चीनी की पैदावार गुज़श्ता साल से 20 लाख टन बढ़कर 75 लाख टन होने का इम्कान है। नतीजतन पाकिस्तान चीनी की कमी से निकलकर वाफिर मिकदार वाला मुल्क बन गया है। वज़ीर ने मज़ीद दावा किया कि साबका मिल चीनी की कीमतें अब तकरीबन 81 रुपये फ़ी किलोग्राम हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम हैं। पाकिस्तान की बरामदात में रवां माली साल के पहले 8 माह में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.1% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल ग्रुप के पास बरामद की जाने वाली तमाम अशिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसने माली साल 2022 के पहले 8 महीनों में तकरीबन 11.8 बिलियन डॉलर कमाए। इसी मुद्दत के दौरान चावल, गंदम, मछली और सब्जियों समेत ग़ज़ाई अशिया की बरामदात 3.256 बिलियन डॉलर रही। तमाम बरामदात में पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-2022 के पहले 8 महीनों के दौरान अमेरिका, चीन और बरतानिया सरफहरिस्त बरामदी मकामात थे। दूसरी तरफ गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दरामदात में भी नुमाया इजाफा हुआ है। जनवरी 2022 में मजमूई दरामदी बिल के अरूज के बाद मुतअद्दिद अशिया की दरामदात में कमी आना शुरू हो गई। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क गीर जैतून के दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने अमानगढ़ में जैतून का पौधा लगाकर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इस शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। ये ख्याल किया जाता है कि जैतून के बागात पाकिस्तान के ग़िज़ायाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल को हल करने में मदद करेंगे और इसके अलावा ज़र मुबादला के अखराजात को मौसर तरीके से बचाएंगे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। एशिया में जैतून के सबसे बड़े पैदा करने वाले ममालिक में से एक के तौर पर पाकिस्तान में जैतून की काश्त के लिए बेहतरीन आबो हवा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी और माहौलियाती जोन हैं। जैतून के बागात के लिए 4.4 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा अराजी इस्तेमाल की जा सकती है। इंटरव्यू में रिपोर्टर को मालूम हुआ कि पानी की किल्लत वाले इलाके जैसे बलूचिस्तान के मैदानी इलाके और पंजाब के मतनूअ इलाके कम आबपाशी वाले जैतून के पौधे लगाने के लिए अच्छा माहौल रखते हैं। तो इसी तरह मसलन ये हर साल बढ़ता जा रहा है, पौधे ज़्यादा लगते जा रहे हैं। पंजाब में अभी मेरे ख्याल में 15 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह KP के 13 लाख से ज़्यादा लगा चुके हैं। इसी तरह मसलन बलूचिस्तान का अगर लगाएं तो वो भी मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब है या इससे भी ऊपर निकल चुका है। तो मसलन ये आने वाले जो मसलन 30-35 लाख जो पौधे बनते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ये जब फ्रूटिंग पे आप आ जाएंगे, 10 साल के ये मैच्योर पौधे हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह आगे हज़ारों टनों में चले जाएंगे। पंजाब में अगर देखें तो जो पोठोहार का खिता है, जिसमें ये अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेहलम, खुशाब और मियांवाली के इलाके शामिल हैं, ये पोटेंशियल इलाका है। इसके अलावा KP तकरीबन जो पूरा जो सूबा है वो इसके लिए मौजू है, खुसूसन जो फाटा के इलाके हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो हमारा मुल्क का 44% है वो उसमें जो बहुत सारे इलाके हैं।
मलक शफीक जैतून के बागात के मालिक हैं। इसने एक दहाई कबल इस इलाके में जैतून की काश्त शुरू की थी। मलक शफीक और दीगर किसानों के लिए जैतून को माहौल और ज़मीन के लिए बहुत कम ज़रूरत होती है। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले ये ज़मीन ख़रीदी थी। ये ऐसी ज़मीन थी जैसे पटवार है, ऊंची नीची कस हैं, स्लोब्स हैं जी। तो फिर उसके बाद फिर इसको हमने लेवल किया और फिर ये ज़री बरानी जो है ना, इनकी मुआवनत से तो उस वक़्त ये स्कीम आई हुई थी। तो इससे पहले इधर कोई बाग नहीं था जी, जैतून का कोई तसव्वुर नहीं था जी। अब माशाल्लाह अब तो और भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसके बाद हमने तो वहाँ पर भी हो जाता है, बड़ा सख्त जान पौधा है जी, इसको गर्मी सर्दी का इतना कोई असर नहीं है। मसलन ये नर्सरी से अगर इसको स्टार्ट करें तो ज़मीन का मसला नहीं है सर, सिर्फ ये है कि पानी कड़वा ना हो, ज़मीन जो है ना वो आलूदा ना हो, ज़्यादा पानी खड़ा ना होता हो वहाँ पे, मसलन उसमें नमकियात ज़्यादा ना हो, साल्ट ज़्यादा ना हो। ज़मीन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, जिसने कम पानी के साथ एक खुश्क सूबा बलूचिस्तान को जैतून उगाने के लिए एक अच्छी जगह बना दिया है। मजीद ये कि जैतून एक पौधे के तौर पर जिसे अभी तक बड़े पैमाने पर लगाया जाना बाकी है, इस पर कीड़ों और बीमारियों का कम जोर है। ऐसा लगता है कि ग्रीन हैंड के तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़वाइद हैं। कीड़ों के दबाव की नायाब शक्लों में से एक के लिए तजर्बाकार मुकामी काश्तकारों ने भी एक हल निकाला है। इसमें अभी तक जो डिज़ीज़ जो है ना पिछले 15-20 सालों में जो सामने आई हैं वो दो ही हैं। एक तो फंगस की एक किस्म है, ठीक है, वो हो सकती है, फंगस हो सकती है, उससे पौधा बीमार हो सकता है। अगर आप साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके पूरे करते रहें फर्टिलाइज़र की सूरत में, उसको जो मेन हमारे हैं फर्टिलाइज़र वो और साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर साल में 1 मरतबा 2 मरतबा दे दें। पत्तों की शक्ल देखकर कीड़ों की एक और किस्म का जल्द पता लगाया जा सकता है। किसके साथ कीड़ा लगता है, वो वूल सी पैदा करता है, वूली एफिड्स उसको कहते हैं, वो नुकसानदेह। अगर वो ज़्यादा अरसा पौधे के साथ रहे तो उससे नुकसान ही होता है कि पौधा जो है ना डैमेज हो जाता है, फ्रूटिंग पे नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता 4-5 साल में वो मर जाता है। तो उससे बचने के लिए भी यही तरीकाकार है कि कोई भी केमिकल, कोई ऐसा जो है ना जो बाइफिनथ्रीन की सूरत में है, लेमडा की सूरत में है, तो कोई भी जहर मार वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप देखें पौधे के ऊपर अगर कोई वूल आई हुई है सफ़ेद सी रुई की तरह की, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकती है उसको स्प्रे कर दें और 4 दिन 5 दिन के बाद एक दूसरा स्प्रे करें तो वो टोटली ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा हो सकता है कि आप 3 महीने 6 महीने के बाद कोई अटैक नज़र आए। तो मसलन यही 2 बीमारियां नोट की गई अभी तक, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हम तजर्बे से जानते हैं कि कटाई का मौसम जैतून के इस्तेमाल पर मुनसर होता है। जैतून को खाने के लिए सितंबर के आसपास उठाया जा सकता है, लेकिन जैतून के अंदरूनी हिस्से में तेल की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं है कि तेल को दबाया जाए। सितंबर के 15 सितंबर के बाद फ्रूट तकरीबन पकना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें ऑयल कंटेंट्स इतने नहीं होते। अगर आप अक्टूबर में ले जाएं तो 10 लीटर या इससे ज़्यादा जो है ना आपको 100 किलो में से हासिल हो सकता है ऑयल। हमारे पास ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है पंजाब में। फिर इसी तरह अगर केपी में चले जाएं तो वो थोड़ा नवंबर में जाके तैयार होता है उनका फल। इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं 15 अक्टूबर के बाद उनका स्टार्ट हो जाता है। तो मसलन ये तकरीबन आखिरी अगर उधर गलगित स्कर्दू वाली साइड तक भी चले जाएं जिन लोगों ने लगाए हैं, तो वो तकरीबन जो है ना वो जनवरी के स्टार्ट तक। ताहम दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में जैतून की कटाई में एक बड़ा तकनीकी खला है। जैतून के फल में टेनिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से कटाई के बाद नमी को खोना और सुकड़ना आसान होता है। काश्तकारों को कटाई के अमल के दौरान भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी हार्वेस्टिंग 2 तरह से की जा सकती है, एक मैनुअल और एक मैकेनिकल। मैनुअल ऑब्वियसली बड़ी महंगी पड़ती है लेबर के हवाले से अगर देखा जाए तो चूँकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई जो कि एडवांस कंट्रीज़ में है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की, तो हम अभी तक मैनुअल हार्वेस्टिंग पे ही मौजूद हैं। ये हाथ से ही मैनुअली तोड़ना पड़ता है और इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है जी। तो इसके लिए दूसरी अभी मैकेनिकली कोई ऐसी तो अभी इधर नहीं आई। तो वो जब हम अचार मरबी की सूरत में इसको प्रोसेस करते हैं नमक वाले पानी में रख के, तो ये ज़ाया होता है, मसलन ख़राब हो जाएगा, फंगस पैदा हो जाएगी।
जैतून को हाथ से चुनना यकीनी तौर पर चुनने का वक्त बढ़ाता है, जो उन्हें ताज़ा रखने के लिए एक चैलेंज है। इस मसले को आलात की लीज पर देने और बैनुल-अक़वामी ताउन के जरिए हल किया जा सकता है। तोड़ने का काम मुश्किल है और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ये बाहर से मंगवा के दें, कोई उसकी जो इसके बाहर के मुल्कों में हैं, इसकी हार्वेस्टर जो करते हैं वो हमने देखे हैं, ये नेट पे आए हुए हैं जी, मगर अभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं आए जी। तो ये ज़रूरी है कि वो आएँ ताकि ये और भी सहूलत हो जाएगी। तो मसलन चाइना की मशीनें हैं सर, ऑलरेडी हम उन पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उस पर मसलन बातचीत भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, और वो बाकी दुनिया से सस्ती हैं थोड़ी। बाकी मेयारी बनवाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो वो आपको मेयारी भी बना देंगे, आपको कम कीमत पे कम लागत वाली भी बना के दे देंगे। चीन में जैतून की काश्त की एक तवील तारीख है। चीन ने जैतून के तेल की मांग में इजाफे की वजह से हालिया बरसों में जैतून के बागात के कारोबारी इदारों की धमाकाखेज तरक्की देखी है। इस वक्त चीन के पास जैतून के 4 इलाके हैं, जिनका रकबा तकरीबन 4 लाख हेक्टर है। मुस्तकबिल में चीन की जैतून की काश्त की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लागू और फरोग दिया जा सकता है। वो बहुत इंटरनेशनल लेवल की हैं, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उस लेवल स्टैंडर्ड की नहीं है। तो साइंटिस्ट का एक्सचेंज, नॉलेज का एक्सचेंज वो हमें ज़रूर चाहिए होगा। लेबॉर्ट्री की एसेस चाहिए होगी चाइना की, और फिर जो लो कास्ट मशीनरी है, जो चाइना एक अपना नाम रखता है लो कास्ट मशीनरी में, जो एग्रीकल्चर की मशीनरी पाकिस्तान में न होने के बराबर है, लेटेस्ट मशीन हमें चाहिए होगी। आबोहवा, जोग्राफियाई माहौल और दीगर कुदरती अवामल की तज्ज़िये से चीन के पास तकरीबन 3 लाख हेक्टर रकबा जैतून की काश्त के लिए मौजू है। ये देखा जा सकता है कि चीन के पास जैतून उगाने और एक सनत बनाने के लिए चंद बड़ी जगह हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जैतून की काश्त के लिए 4 मिलियन हेक्टर से ज्यादा रकबा है। चीन और पाकिस्तान में चीनी टेक्नोलॉजी को अपनाकर जैतून के पौधे लगाने में ताउन कर सकते हैं। इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए कि जो हमारे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो हम चाइनीज़ असिस्टेंस लें और यहाँ पे प्रोडक्शन हो, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ममालिक के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी कि वो हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें और लोकल जो इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पे ही वो प्रोडक्शन जो है वो उसकी चाहे मशीनरी की हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की हो। इसमें हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि जो बड़े एडवांस कंट्री जहाँ से ये 3-3 हज़ार साल से ग्रो किया जा रहा है, उनके साथ हमारी कोई ट्रेनिंग्स की जाएँ। इसके अलावा कोई इसकी जो लेबॉर्ट्री वर्क है उसके लिए अभी तक हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी सारी, वो भी यहाँ कुछ डेवलप करें। पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा है और आबादी के लिहाज से हम दुनिया के 5वें नंबर पर आते हैं। और बिलाशुबा मुल्क भर में लोग चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसा कि एक पाकिस्तानी मशहूर कहावत है, जब आप किसी को चाय का पहला कप पिलाते हैं तो आप अजनबी होते हैं, दूसरे कप के बाद आप दोस्त बन जाते हैं और तीसरे कप के साथ आप ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। बेशक चाहे ईद हो या बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, इससे लेकर तन्हाई में गुजारे जाने वाले अच्छे वक्त तक चाय पाकिस्तानी माशरे की मेहमान नवाजी और गर्मजोशी की पहचान बन गई है। पिछले 70 सालों में आलमी सतह पर चाय की दरामद की औसत सालाना नमू 2.5% रही है, जो कि उतार चढ़ाव के ऊपर की जानिब रुझान को जाहिर करती है। चाय के बड़े दरामद कुनंदगान में पाकिस्तान का दरामदी हुजम 2016 में पहली बार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है और मुसलसल बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। 2020 में पाकिस्तान ने 2,52,000 टन चाय दरामद की, जो कि कुल आलमी दरामद का 11.4% बनता है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा तीसरा यानी 5 साल से गुज़श्ता 5 साल से पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है कभी इंपोर्ट करने में चाय, तो उसमें कभी 1 नंबर पे है, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे, इससे नीचे नहीं गया। तो अब आप देख लें कि हमारी कंजम्पशन कितनी है। उस हवाले से देखा जाए तो कोई भी मुल्क जहाँ चाय हो रही हो तो वो कोई भी मुल्क अपनी मार्केट को लूज़ नहीं करना चाहता। इसलिए अगर हम कोई काविश करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मटेरियल के हवाले से, जर्म प्लाज्म के हवाले से, वैराइटीज़ के हवाले से, तो कोई भी मुल्क ऐसा है जो हमारे साथ उसकी कोशिश है कि हम अपनी मार्केट को लूज़ ना करें। पाकिस्तान की चाय की दरामदी मंडी में ब्लैक टी अहम किस्म है, जिसमें ज़्यादातर बल्क ब्लैक टी है। जहाँ तक दरामदशुदा चाय के कारोबार का ताल्लुक है, घरेलू चाय के ताजर सिर्फ 30% हिस्सा पर काबिज हैं,
जिनमें से ज़्यादातर बरतानवी और अमरीकी चाय की मल्टीनेशनल कंपनियों की उजारादारी है। मल्टीनेशनल कंपनियां चाय को चाय के छोटे पैकेटों में अपने चाय की मिलावट वाले प्लांट्स में प्रोसेस करते हैं और फिर इसे 500 से ज़्यादा थोक फरोशों फिर खुर्दा फरोशों को बेचती हैं। तो पाकिस्तान एक अजीम ज़री मुल्क होने के नाते अपनी चाय क्यों नहीं पैदा कर सकता? देखें जी, चाय जो मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर हम देखें हमारी सलाहियत तो है, लेकिन चूंकि अभी तक ये जितना सा हम काम कर रहे हैं इसको आगे फैलना चाहिए था वो नहीं हुई। उसकी ना होने की वजह भी 2-3-4 वजूहत हैं, बड़ी वजूहत हैं। एक वजूहत तो ये है कि जहाँ कहीं भी चाय अगर कहीं ग्रो हुई है, जैसे कीनिया की मिसाल ले लें, श्रीलंका की ले लें, रवांडा की ले लें, बुरुंडी की ले लें, या बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो टी ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक एरिया मुख्तस किया और उसको उन्होंने या कीनिया में उन्होंने फ़ौज को वहाँ पे ला के बिठा दिया। उसके अलावा वहाँ पे चाय के अलावा फिर और किसी क्रॉप को अलाउ नहीं किया, तो इसकी वजह से वहाँ पे चाय फैल गई। इस तरह बाकी भी हमारे, चूँकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं 4 या 5-6 डिस्ट्रिक्ट, अगर इसको सिर्फ सेक्रीफाइस कर लिया जाए इस एक चाय के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी कोशिश है, काविश है, वो इंशाल्लाह हम उसको बुरुए का ला सकते हैं। सिर्फ ये है कि फार्मर जो यहाँ पे जिनकी लैंड होल्डिंग कम है और जिनको ज़ाहिर बात है उनको अपनी माशी उनको उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया है, तो इसमें जब कोई क्रॉप लगती है तो 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उनको फसल के पैसे वापस आ जाते हैं। क्योंकि ये 120 साल की क्रॉप है, 80 से 100 साल इसके लग जाते हैं, इसको इकनॉमिक इसकी लाइफ है, तो जितनी इसमें मेहनत करेंगे, ये काम करेंगे, तो लाज़मी बात है कि इतना ही आपको उसका इंतज़ार भी करना पड़ेगा। अब 1 साल नर्सरी के अंदर लगता है, 4 साल 5 साल इसको फील्ड के अंदर लगते हैं, 5-6 छठे साल जाके इसकी पहली पैदावार आती है, तो ये समझे ऑलमोस्ट 6 से 7 साल लग जाते हैं। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और काबिल काश्त ज़मीन बहुत कम है। पाकिस्तान के लिए सहराई आबो हवा के साथ अपने 70% पहाड़ी इलाकों में चाय की सनत को तरक्की देना मुश्किल है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिशें तर्क नहीं की। मुल्क की चाय की पैदावार को फ़रोग देने, चाय की दरामद को कम करने और ज़र मुबादला के अखराजात को बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत न सिर्फ घरेलू काश्तकारों को चाय काश्त करने की तरगीब देती है, बल्कि KPK में चाय की काश्त के लिए ज़मीन भी मुख्तस की गई है, जिसने बैनुल-अक़वामी तजर्बे को हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी देखें, ये मैंने आपसे पहले कहा कि वो चाइना ही वो वाहिद मुल्क था जिसने हमें सीड दिया, चाइना ही वाहिद मुल्क था। अभी भी आप देखें तो हमारे पास जो वैराइटीज़ हैं उनके नाम हैं चुई, रूपी, कीमेन, आंगशांग, ये सारी चाइनीज़ हैं। हम जैसे रूपी कहते हैं वो उसको रूपी, जैसे हम चुई कहते हैं तो वो उसको अपनी शुई बोलते हैं, जैसे कीमेन कहते हैं उसको शिमन कहते हैं। तो हमने चूँकि अंग्रेज़ी में लिखे हैं तो चाइनीज़, ये सारे चाइनीज़ हैं, सारी चाइनीज़ वैराइटीज़ हैं। इसमें हमें ये जो चाइनीज़ वैरायटी थी, मैंने वहाँ पे खुद इन्हीं वैरायटी को वहाँ पे चाइना में लगा हुआ देखा, तो उसके वहाँ की बनस्बत यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। CPEC इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे दफ्तर के करीब से जा रहे हैं, और ये CPEC का जो हमें फ़ायदा ये है कि अगर हम समझते हैं कि वहाँ से कंटेनर अगर आते हैं तो यहाँ से ये बजाय खाली जाने के चाय से भरे हुए जाएँ। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि ये अगर हम ये कर लें तो। चीन चाय के सबसे ज्यादा पैदावार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। 2016 के बाद से चीन की चाय की पैदावार में मुसलसल इजाफे का रुझान रहा है, जो 2016 में 2.313 मिलियन टन से 2020 में 2.97 मिलियन टन तक पहुंच गई है। डेटा से पता चलता है कि 2021 में चीन ने 3,69,400 टन चाय बरामद की, जिसकी मालियत $2.299 बिलियन थी, जो कि बितरतीब 5.89% साल ब साल और 12.82% साल ब साल ज्यादा है। दरामदात के लिहाज से चीन ने 2021 में 46,800 टन चाय दरामद की, जिसकी मालियत $184 मिलियन थी, जो कि साल ब साल बितरतीब 7.98% और 2.49% ज्यादा है। 1982 में मैं चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज यानी CAAS के टी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एसोसिएट रिसर्चर था। मैं ये जानकर बहुत पुरजोश था कि मुझे चाय की सनत के फ़रोग के आयरन ब्रदर की मदद के मिशन के लिए 4 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम के लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है। मेरे लिए अपनी आजिज़ाना कोशिशों का हिस्सा डालना बहुत मानी रखता है। हमारा पाकिस्तान का पहला दौरा मई से अगस्त तक था। पाकिस्तान मई और जून में इंतहाई गर्म और खुश्क होता है। ज़्यादातर इलाकों में दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाता है।
انہی سخت دنوں میں ہم اس مشن کو انجام دینے کے لیے پاکستان کے شمالی صوبے خیبر پختونخوا گئے۔ ہم نے قیام کے دوران مانسہرہ، آزاد کشمیر، سوات، بٹگرام اور مالاکنڈ کے مضافات میں فیلڈ سروے کیا۔ جہاں بھی ہمیں جنگلی چائے کے درختوں کے آثار ملے وہاں اونچائی، مٹی کی پی ایچ ویلیو، شاخوں، درختوں کے پتوں اور جڑوں کی نشوونما کی صورتحال کی پیمائش کی۔ 3 ماہ کی تحقیقات کے بعد ہماری ٹیم نے پاکستان میں چائے کی کاشت کی فیزیبلٹی کے بارے میں ایک سمری رپورٹ فراہم کی، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ مانسہرہ اور سوات کے اضلاع میں 64,000 ایکڑ اراضی چائے کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ ہزارہ میں یہ علاقہ، مانسہرہ، بٹگرام اور ایبٹ آباد کے اضلاع میں واقع ہے۔ بالاکنڈ میں سوات چائے کی کاشت کے لیے ایک امید افزا علاقہ ہے۔ پاکستان کی چائے کی مارکیٹ میں چینی چائے کا تناسب صرف 8% ہے، لیکن چین پاکستان کی چائے کی پیداوار کو بحال کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ دونوں ممالک مسلسل کوششوں کے ذریعے 40 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ چائنا بھی ایک بڑا ملک ہے جو چائے کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور پرانا وہ ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے۔ چائنا کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے لنک ہو سکے گورنمنٹ کے اس لیول پہ، تو ان سے مشینری بھی لے سکتے ہیں اور ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں۔ جہاں جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ٹریننگز وغیرہ وہاں پہ ہوں، ان کی کیپیسٹی انہانس ہو، وہاں سے بھی لوگ آئیں، یہاں سے بھی آئیں، ایسے ایم یو سائن ہو جائے جس سے چائنا کے ساتھ کولیبریشن ہو تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ارلی پروڈیوسنگ کنٹری ہیں۔ چائنا ہو گیا، اب ٹرکش بہت اچھے پروڈیوسنگ کنٹری ہے، ٹرکش والے، اس طرح سری لنکا ہے، کینیا ہے، تو ان کے ساتھ کولیبریشن ہو سکے یہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے، تو منسٹری کر سکتی ہے، منسٹری جو ایگریکلچر ہے ہماری، ابھی منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں آ گئی ہے، تو یہ کر لیں تو پھر ہماری جو کیپیسٹی انہانس ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چائے کے کچھ کاشتکار زیادہ منافع کے لیے چائے کے بجائے دوسری فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی حکومت چائے کے پودے لگانے کے لیے سرمایہ کاری بڑھا سکتی ہے۔ پاکستان اچھی کوالٹی میں اپنی چائے اگا سکتا ہے اور برآمد کے لیے یہ ایک اہم پروڈکٹ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی کالی چائے کا ذائقہ لپٹن بلیک ٹی سے کم ہے جو وہاں اور دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن شنکیاری کے باغات میں اگائی اور تیار کی جانے والی سبز چائے بھی اعلیٰ معیار کی ہے۔ چین کے پاس سبز چائے کے باغات اور پروسیسنگ کا بھرپور تجربہ ہے۔ ہم چائے کے ماہرین کو تربیت دینے اور چائے کے باغات میں مزید ہنر پیدا کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سبز چائے کی مسابقت کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔